हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? देखिए, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी के अंदर है, पर आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हे एवरीबॉडी, आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आपको पता है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल है वो रेस्पायर करती है ना। और अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करें तो रेस्पिरेशन दो टाइप से होता है, ठीक है। मैं यहाँ से कहूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ से आती है, तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं सभी रेस्पिरेशन करते हैं। चाहे हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें जो स्किन से रेस्पायर कर रहे थे, जिनके पास गिल्स थे, है ना, और या हम कहें हायर ऑर्गेनिज्म की जिसमें आते हैं हमारे ह्यूमन्स जो रेस्पिरेशन करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि लंग्स से। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ना वो दो टाइप से डिवाइड हो सकती है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे ऑर्गन लेवल का रेस्पिरेशन। ऑर्गन लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है, और एक हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या होगा? देखिए, ऑर्गन लेवल का रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन आपके लंग्स लेवल पे हो रहा है अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होगा कि सेल के लेवल पर, ठीक है। मतलब आपको पता है हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। लंग्स से, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और बीच में हमारी ये ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे मान लीजिए लंग्स हैं। एक रफ डायग्राम है। तो आपको पता है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज के बाद ये सारा का सारा जितना भी हमारा ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व हो जाता है आपकी ब्लड में, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रफली कह सकती हूँ कि मान लीजिए यहाँ से हमारी, आपको पता है कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स हमारे इन लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और लंग से हमारा गैस चला जाता है किसमें? गैसेस एक्सचेंज होता है इन ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू यही हमारा गैसेस सारा का सारा ट्रांसफर होता है, सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के अंदर इंडिविजुअल सेल के पास पहुँचेगा, और वहाँ से भी अगेन गैसियस एक्सचेंज होगा। तो सपोज कीजिए ये टिश्यू लेवल पर हमारी एक इंडिविजुअल सेल है। इस इंडिविजुअल सेल के अंदर यहाँ पे आप एक्सचेंज देखोगे, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो जो सेल के लेवल पर एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो यहाँ पे लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल पर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को यहाँ से अच्छे से समझने वाले हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा और रिलेट करिए। जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हो, है ना, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ये सभी आपकी होम्योस्टैसिस के स्टेट को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे होते हैं। होम्योस्टैसिस के स्टेट को मेंटेन करने के लिए सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को एनहांस करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड को कंज्यूम करता है। क्या करता है? फूड को कंज्यूम करेगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देगा, है ना। अब मान लीजिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन के बाद हमने जो भी फूड कंज्यूम किया था वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज में। और आपको पता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ, और ब्लड के थ्रू वो सारा का सारा पहुंच गया सेल्स के पास। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है? ये पहुंचा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आपके सेल के अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो हमारी जो सेल्स हैं, सेल को सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, सपोज ये एक बायोलॉजिकल सेल है, इस सेल को सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा?
इसे सबसे पहली चीज़, इसे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल के थ्रू होता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आपके लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही हमारा ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है और यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। मान लीजिए ब्लड के अंदर हमारी बहुत सारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसी के अंदर प्रेजेंट है ना। तो यहीं से सारा गैसेस एक्सचेंज होगा सेल्स के साथ। तो पहली चीज़ यहाँ पे सेल को मिल गई है ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेशन के उसे चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उसको दूसरी प्रोडक्ट क्या चाहिए? उसको चाहिए ग्लूकोज। तो ब्लड से ही उसको ग्लूकोज मिल गया है, तो बहुत सारा ग्लूकोज सेल के पास आ चुका है। अब वो सेलुलर रेस्पिरेशन को शुरू करेगा। रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब ये है कि इस ग्लूकोज को, जो कि एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, इस ऑर्गेनिक ग्लूकोज को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि इससे एटीपी को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, यानी कि एनर्जी करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, देखो इस चीज़ को भी ऐसे रिलेट कर पाओगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ना, जब हम उसे तोड़ते हैं ना तो हमें एनर्जी मिलती है, जब हम उसे जोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो यही हमारा प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। और उसके लिए हमारी मेनली 3 प्रोसेस होती हैं, और ये ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें एटीपी मिलेगी। और यही एटीपी हमारे जितने भी फंक्शन होंगे सेल के अंदर, उन सभी को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। क्लियर? क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन 2 कंडीशन में आपका कंप्लीट हो सकता है। वो 2 कंडीशन कौन सी होगी? या तो ये एरोबिक कंडीशन में होगा, या फिर अनएरोबिक कंडीशन में। एरोबिक अनएरोबिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो एरोबिक जो कंडीशन होती है ना, उसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब वहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ये प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत है ना। क्योंकि ऑक्सीजन है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम करता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम करता है। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे तो उसमें लास्ट हमारा एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? तो देखिए, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में रेस्पिरेशन होता है ना, उस टाइम पे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, ईस्ट। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स होती हैं, हमारी जो मसल सेल्स हैं, ये सभी अनएरोबिक कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। कौन सा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होगा? यहाँ पे भी अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इन दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा चैप्टर हम लोग ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से शुरू करने वाले हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से शुरू करने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है? ओके। अब देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब ये 3 प्रोसेस कौन सी है? आई थिंक आप लोग इससे फैमिलियर हैं। सबसे पहली हमारी जो प्रोसेस होती है दैट इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, है ना। दूसरा हमारा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रैब साइकिल, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। थर्ड हमारा जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैक्सिमम एटीपी का प्रोडक्शन
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और इसी को हम लोग ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। देखो बायो में कोई भी चीज़ आपको ना रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को समझ लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वो सिर्फ एक टाइम के लिए, वन टाइम के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उस चीज़ को रिलेट करके आप दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी इजीली समझ पाओगे, है ना। हम लोग आज ग्लाइकोलाइसिस की बात करने वाले हैं, तो अब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस, जैसे हमने कहा, हमारे पास एक बायोलॉजिकल सेल है, इसको ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म करने के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए। कौन सी? पहला चाहिए इसे ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो तोड़ना है, तो सबस्ट्रेट चाहिए होगा, और ये हमारा ग्लूकोज है जो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। दूसरा उसे चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि जब ये ATP का प्रोडक्शन इससे होगा तो हमें ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा तो ATP का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली? ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुँच गई है। अब देखिए सेल का ये है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एंजाइम्स। सेम ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस कहाँ पे कंडक्ट होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, इस डिपेंड करेगा उसकी एंजाइम की प्रेजेंस के बेस पर, कि उसे जो भी रॉ मटेरियल या एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ग्लाइकोलाइसिस के कंप्लीशन के लिए हमें चाहिए होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एंजाइम। ये सारे के सारे हमारे कहाँ प्रेजेंट है? साइटोसोल में प्रेजेंट है, इसलिए इसका साइट ऑफ कंडक्शन हो जाता है साइटोसोल। चाहे आप बात करें अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की, दोनों ही कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस है, और इसका साइट ऑफ लोकेशन भी हमारा साइटोसोल ही होता है। क्लियर? अब इसकी एक्चुअल प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को देखिए, इस टर्म को हम लोग तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस टर्म एक्चुअली में कह क्या रहा है। ग्लाइकोलाइसिस टर्म हमें यहाँ से ये बता रहा है, हम इसको दो वर्ड में तोड़ लेते हैं। ग्लाई वर्ड जहाँ आ जाता है ना, ग्लाई वर्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सेक्राइड्स यूनिट्स हैं, चाहे मोनो हो, पॉली हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ग्लाई का मतलब तो यहाँ से सीधा सीधा हो गया कि यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को एज ए सबस्ट्रेट यूज करें, इसलिए ग्लाई वर्ड हो गया। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये नाम हमें क्या बता रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने वाला है ना। अब ग्लूकोज को अगर हम तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सो शुगर होता है, मतलब इसके पास 6 कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस का मेन मोटो क्या होता है कि हमें ग्लूकोज को तोड़ना है छोटे छोटे पार्टिकल में, और वो छोटे क्या होंगे? हम इसको 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हम 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसी के बीच हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप आएंगे, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा? दैट इज पायरुविक एसिड, ठीक है। मेन मुद्दा बस क्या है कि हमें ग्लूकोज से ATP का प्रोडक्शन करना है, चाहे हमें उसे तोड़ना पड़े, चाहे कैसे भी। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग ग्लूकोज को तोड़ के 3 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं, दैट इज पायरुविक एसिड, और इसी के बीच में हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप आते हैं जिनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर मैं कहूँ ओवरऑल, ये हमारी एक 10 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में हम ग्लूकोज को तोड़कर 3 कार्बन कंपाउंड बनाने वाले हैं। तो इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम भी होगी, कुछ एनर्जी हमारी रिलीज भी होगी, क्योंकि मेन एनर्जी प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है ना, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जितना मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो इसी प्रोसेस के अंदर होगा। बाकी जो प्रोसेस है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इनका तो बस इतना सा काम है कि ग्लूकोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके बाद उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके, ठीक है। जिसमें मेन काम होता है ग्लाइकोलाइसिस का, क्योंकि यही 6 से उसे 3 कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अच्छा, तो अब हम शुरू करें? बिल्कुल जी, शुरू कर लेते हैं आज की प्रोसेस को। ओके, ग्लाइकोलाइसिस तो आपको बेसिक समझ में आ गया है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा इसमें 10 स्टेप होते हैं टोटल, और उन चीज़ों में से भी मैं आपको बता दूं, अगर ये 10 स्टेप प्रोसेस है ना, तो इस 10 स्टेप प्रोसेस को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 10 स्टेप में कैसे 2 पार्ट? 5 इसके जो स्टेप होंगे ना, वो होंगे हमारे प्रेपरेटरी फेज।
प्रेपरेटरी फेज और 5 इसके जो स्टेप होंगे, लास्ट वाले जो 5 स्टेप होंगे उनको हम कहेंगे पे ऑफ फेज। इस चीज को आप ऐसे समझिए, बकरे को हलाल करने से पहले उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, ये आपने सुना ही होगा, है ना। तो सेम यही समझ लीजिए, ग्लूकोज हमारा बकरा है, इस ग्लूकोज को हमने तोड़ना है, इस बकरे को हमने हलाल करना है, तो पहले हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के 5 स्टेप में हम ग्लूकोज नाम के बकरे को तैयार करते हैं और बाकी के 5 स्टेप में हम उसे हलाल करते हैं, है ना। इसीलिए उसे पे ऑफ फेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। तो 5 स्टेप में उसको प्रिपेयर किया जाएगा, बाकी के 5 में उससे कंज्यूम किया जाएगा, उसको हलाल किया जाएगा। ठीक है, शुरू करें तो आज की प्रोसेस को। यस, सबसे पहली जो स्टेप होता है उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है जी, हमें चाहिए ग्लूकोज। हमारे पास ग्लूकोज है, बिल्कुल हमारी सेल के पास ग्लूकोज आ चुका है, और वो ग्लूकोज कहाँ से आया, ब्लड से आ गया, तो हमारे पास आया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हमें, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, हमें क्या करना है कि कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होती है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो एनाबॉलिक हो, हम पहले सबस्ट्रेट को प्रिपेयर करते हैं। तो हमें ग्लूकोज के ऊपर ना एक टैग लगाना पड़ेगा। इस टैग को लगाने के लिए हमें उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, ये ग्लूकोज हमारा रेडी हो जाए इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जाने के लिए। ठीक है, टैग लगाया, और टैग हमने क्या लगाया, हमने ग्लूकोज के ऊपर एक टैग लगा दिया, वो भी फॉस्फेट ग्रुप का टैग लगा दिया। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर टैग लगता है ना, तो वो कैसा टैग लगता है, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो हमने ग्लूकोज के ऊपर अटैच किया, दैट इज फॉस्फेट। ठीक है, हमने फॉस्फेट को यहाँ पे एक टैग की तरह अटैच कर दिया। ठीक है, अब हमने फॉस्फेट अटैच तो कर दिया, बट ये फॉस्फेट आया कहाँ से, तो देखिए H3PO4 से हमारा फॉस्फेट ग्रुप आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लें, और देखिए हमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज बन गया तो फिर क्या ही फायदा हुआ उस टैग को लगाने का। तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होगा, और इस स्टेप के लिए हमारा क्या हुआ, हमने एटीपी को यूज किया, एटीपी को यूज किया, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को यूज किया, और हमारा क्या बन गया, एडीपी बन गया, और यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच है, इसके 6th कार्बन के ऊपर अटैच है। ठीक है, 6ठे कार्बन के ऊपर, ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है, वो एंजाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। सॉरी, नॉट एंजाइम, दिस इज द मिनरल, माय मिस्टेक। एंजाइम का नाम है यहाँ से हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब देखिए, एंजाइम भी आपको ना रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाते हुए चलूंगी कि अगर आप भूल भी जाओ तो सिंपली आप याद कर पाओगे। देखिए, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, और 6 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेक्सोज। क्लियर, ये लेसन आपका लेंदी ज़रूर हो सकता है, बट आई एम श्योर इसके बाद आपको ग्लूकोज दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा। तो ग्लूकोज हमारा क्या है, एक हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड है। और हेक्सोकाइनेज में दूसरा टर्म क्या है, काइनेज। काइनेज का मतलब क्या है, काइनेज हमारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। क्लियर हुआ। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, हेक्सोज, इसका सबस्ट्रेट क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज के ऊपर क्योंकि हम लोग एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा रहे हैं, तो एंजाइम क्या चाहिए होगा, काइनेज एंजाइम, क्योंकि वही तो एडिशन कराता है, तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, हेक्सोकाइनेज। एक ऐसा एंजाइम जो एडिशन करवाएगा फॉस्फेट ग्रुप का, और ये काम किस पे करेगा, 6 कार्बन के सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। इस हेक्सोकाइनेज की बात करें तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और लीवर के अंदर एक इसका स्पेसिफिक नाम होता है। लिवर में जो आपकी लिवर सेल्स होती हैं, है ना, हेपेटोसाइट सेल्स, उनके अंदर जो हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट है उसको ग्लूकोकाइनेज कहा जाता है। एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, अदरवाइज उसकी एक्टिविटी सेम है, वही की वही एक्टिविटी है जो हेक्सोकाइनेज हमारी एक्टिविटी शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रेपरेटरी फेज की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बकरे को हलाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने ग्लूकोज के ऊपर टैग लगा दिया, और इस टैग के लगने के बाद ग्लूकोज आपका वापस नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल स्टेप हो गया ना, ग्लूकोज वापस नहीं जा सकता, मतलब अब वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर चुका है।
सारी प्रोसेस कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंडक्ट हो रही है, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये कहता है क्योंकि मैं वापस तो जा नहीं सकता तो मैं अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हूँ। इसकी एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं आइसोमर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ से अपनी एक आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा रिवर्सिबल है, बिकॉज जो आइसोमर फॉर्म होती है ना जनरली उसमें रिवर्सिबल हमारी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर ही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन के ऊपर पोजीशन चेंज होती है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए, क्योंकि एंजाइमेटिक कंडक्टेड रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी हमारी। तो यहाँ पे देखो एंजाइम्स कौन सा यूज होगा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब इस एंजाइम को भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और यहाँ इसी के साथ हमारा मैग्नीशियम भी यूज होता है, तो Mg2 पॉजिटिव ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसकी डेफिशिएंसी से भी पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमारा इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम एक्सोकाइनेज, यहाँ फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की कहानी को समझते हैं। फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज, फोस्फो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, हेक्सोज वही कि 6 कार्बन कंपाउंड के ऊपर ये काम कर रहा है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी तो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड ही है ना। और आइसोमरेज का सिंपली मतलब होता है एक फॉर्म से उसको उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की बात। आई होप ये 2 स्टेप आपको समझ में आएंगे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे हम लोग इसको एक और टैग लगा देते हैं, और ये टैग हम क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे टैग लगाएंगे, एक और फॉस्फेट ग्रुप इस पर अटैच कर देंगे, है ना। याद कीजिए ये भी हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये, याद कीजिए। ऊपर हमने यहाँ पे टैग लगाया था ताकि ग्लूकोज आपका फ्रीली ऐसे घूम ना सके, हमें उसका ग्लाइकोलाइसिस कराना है, हमें उसको ग्लाइकोलाइसिस कराना है, तो हमने टैग लगा दिया था। अब देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको अगेन आगे अगले स्टेप में भेजना है ग्लाइकोलाइसिस के में। तो हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और टैग लगा देंगे। टैग मतलब हम लोग यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा देंगे। अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है तो एटीपी चाहिए होगा, तो एटीपी यहाँ पे यूज हुआ, बना क्या हमारा एडीपी हमें, और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। और एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा एंजाइम होगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। अगेन वही कहानी, फोस्फो फ्रुक्टो इसलिए क्योंकि फ्रक्टोज हमारा सबस्ट्रेट है, फोस्फो हमारा, उसमें हम यहाँ पे देखा था ना फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, वैसे ही फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज। काइनेज क्या करते हैं, काइनेज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कराते हैं। तो यहाँ से भी आप याद रखोगे, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अच्छा, यहाँ से फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज वाला जो है ना, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के कुछ एक स्टेप ऐसे होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि किस रेट से वो प्रोसेस कंडक्ट होगी। तो हमारा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी ये डिसाइड करता है कि किस रेट से हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा। तो ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, क्लियर। हम लोग यहाँ पे इस पे लिख लेते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो वो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला हमारा स्टेप। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो एक और ग्रुप अटैच हुआ, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट हम इसे कह सकते हैं, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए, एक कार्बन नंबर 1 पर और एक कार्बन नंबर 6 पर। अभी भी ये हमारा 6 कार्बन का ही कंपाउंड है, क्लियर। कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। अब फोर्थ स्टेप में देखिए, अभी वापस तो जा नहीं सकता है ना, अब क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को हम लोग तोड़ने वाले हैं 3 कार्बन के कंपाउंड में, और ये कार्बन कंपाउंड हमारा, अब हमें कार्बन, ये भी हमारा इरिवर्सिबल होगा क्योंकि तोड़ना है ना हमें, वापस तो कन्वर्ट नहीं हो सकता वो।
तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, इसको तोड़ने के बाद जो बनेगा दैट इज ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के पास तो सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है ना, और हमारे फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, ये एंजाइम हमारा कौन सा है, दैट इज एल्डोलेज एंजाइम। क्लियर, ये एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा। एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, उसको 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और इस ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के बाद हमारा यहाँ पे इसका एक आइसोमर भी बनता है, और ये आइसोमर कौन सा होता है, इस आइसोमर को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। देखिए मैंने आपको यहाँ क्या कहा था, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, है ना, और ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसका दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ चला गया, तो देखिए 6 कार्बन कंपाउंड थे हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट के पास, है ना, लेकिन फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट से हमारे 2 यहाँ पे मिल गए ना ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के 2 कंपोनेंट बन गए। अब 2 कंपोनेंट बन गए तो 3 कार्बन इसके पास चले गए, 3 कार्बन इसके पास चले गए, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ चला गया, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ चला गया, है ना। अब ये ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट अपनी एक आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डिहाइड्रोक्सी नहीं कहेंगे, हम इसे डाइहाइड्रोक्सी कहेंगे। यस, डाइहाइड्रोक्सी। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमारी प्रोसेस होने वाली है उसमें सिर्फ ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट ही एंटर करेगा, हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो एंजाइम हमारा यूज होगा दैट इज, एंजाइम का हम नाम लिख लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आइसोमर फॉर्म है तो एंजाइम हमारा आइसोमरेज ही होगा, लेकिन कौन सा आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाम याद करना बहुत इजी है, आइसोमरेज एंजाइम क्योंकि वो उसकी आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और ट्रायोज इसलिए बोला क्योंकि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फेट ग्रुप तो उनके ऊपर अटैच है ही, तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। क्लियर गाइस, तो ये हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये हमारा कौन से स्टेप कंप्लीट हो गए, जिन्हें हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज जिसके अंदर ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है। प्रेपरेटरी फेज के अंदर एटीपी का कंजप्शन होता है, एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम होते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप प्रेपरेटरी फेज का कौन सा होता है, जहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज होता है, वो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो इस स्टेप से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको याद करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी रिएक्शन क्या थी, ग्लूकोज से ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट एक 3 कार्बन कंपाउंड बन गया है, और इसमें हमने 2 एटीपी को यूज किया, ठीक है, और 2 एटीपी के साथ साथ यहाँ पे हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है उसको भी हमने देखा, ठीक है। ये हमारी प्रेपरेटरी फेज थी। अब हमारा ग्लूकोज एकदम प्रिपेयर है, अब हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है।